जो नैनो सैटेलाइट्स हैं इसके मौजूद असल में रेडियो मैचर्स थे। तो होता ये था कि जब बड़े रॉकेट जाते हैं तो आपने देखा होगा कि रॉकेट ऊपर से कोनिकल शेप का होता है, तो कोन के ऊपर और साइड्स में थोड़ी सी जगह बच जाती है। तो नासा ने ऑफर किया कि अगर किसी को कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ छोटी सी भेजना है तो इतनी जगह में जो फिट हो सकती है वो हम फ्री में आपको लॉन्च कर देंगे। तो अब जो हमारा सैटेलाइट है वो मेरा ख्याल एक इतना सा है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो जैसे इस स्टूडियो में अगर स्टूडियो को आप इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरा भर दें तो उतनी इलेक्ट्रॉनिक्स पुरानी जो थी वो इतनी छोटी में आ जाती है। इसकी मैथ्स 7वें दर्जे की मैथ्स है, यानी बहुत कम जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री के शायद साइन या कॉस को इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना चाहे तो यही पैसों से हम लोग एक फ्लैट ले सकते हैं या एक कार ले लें, BMW ले लें, वही 60 लाख रुपए की होगी। लेकिन उसकी बजाय हम इस मिशन पे काम करते हैं। फिर और 5-6 लोगों को हमने लेके कंपनी बनाई, सिर्फ 7-8 लोगों की कंपनी। ऑफिस भी नहीं था, नहीं हमें पैसे इतने बचाने का ऑफिस भी नहीं था, हमने घर से बैठ के बनाए, यानी अपने सेलर में बैठ के बिल्कुल आम। और उसमें 80%, 90% जो पुर्जे लगे हैं वो मैंने यही कोठी से खरीदे। कंजूसी असल में बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस भी होता है कि आपको फिर सोचना पड़ता है कि कौन सी, तो ऐसे करके हमने बनाया। नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। फरहान सर, हम ब्रेक से पहले क्रिएटिव प्रोसेस को समझने की कोशिश की, क्रिएटिविटी से जो है रियलिटी, जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की हमने बात की। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है अब वहाँ पर हम बात करेंगे सैटेलाइट। तो आपके ताल्लुक से ये बात है कि आपने 2 नैनो सैटेलाइट्स आपने बनाई और लॉन्च की है जी, उसके बारे में थोड़ी रोशनी करें। तो ऐसा है कि क्योंकि मैं रेडियो मैचर था और जो नैनो सैटेलाइट्स हैं इसके मौजूद असल में रेडियो मैचर्स थे। तो होता ये था कि जब बड़े रॉकेट जाते हैं तो आपने देखा होगा कि रॉकेट ऊपर से कोनिकल शेप का होता है, तो कोन के ऊपर और साइड्स में थोड़ी सी जगह बच जाती है। तो नासा ने ऑफर किया कि अगर किसी को कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ छोटी सी भेजना है तो इतनी जगह में जो फिट हो सकती है वो हम फ्री में आपको लॉन्च कर देंगे। तो नासा में असल में एक चीज़ ये है कि वो लोग प्रेफर करते हैं रेडियो मैचर्स को लेना, क्योंकि रेडियो मैचर्स अपने हाथ से सारे काम कर सकते हैं, अपनी रेडियो खुद बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खुद बनाते हैं। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे नासा के, जो रेडियो मैचर्स थे, उन्होंने उसके बाहर निकल के ज़ाती तौर पे पहला नैनो सैटेलाइट बनाया। और ये नैनो सैटेलाइट्स 1969 से इनके पास बनाने की एक पूरी तहरीक चल रही। तो मैं जब छोटा लड़का था उस वक्त मैंने अपने हैम रेडियो सेट से इन सैटेलाइट्स को रिसीव करना शुरू किया। अच्छा, सैटेलाइट तो वो ऑर्बिट में होता है, तो वो कभी आता है कभी नहीं आता है। और ये अब आज 10 बजे आ गया, कल 10:30 बजे आया, परसों 11 बजे आया, तो ऐसा कुछ लगने लगा कि ये मूव हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, राइट। तो उससे ये समझ में आ गया कि ऑर्बिट कैसे चलते हैं। जापान आता है, बाज़ वक़्त सैटेलाइट से जर्मनी आता है, ये क्यों है? तो पता चला कि सैटेलाइट हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच में से गुजर रहा है, तो यहाँ का सिग्नल लेके वहाँ भेज सकता है, लेकिन उस वक्त तो जापान की तरफ नहीं भेज सकता वगैरह। तो ऐसे करके इंट्यूटिवली जिसे कहते हैं कि तजुर्बाती तौर पे ये मुझे आइडिया आया कि सैटेलाइट चलते कैसे हैं। लेकिन अब दूसरे बाकी काम कर रहे थे वगैरह। तो अब जैसे मैं बताया कि वो आप एक चौराहे पे पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलके आती हैं। तो ये हुआ कि पिछले सालों जो लॉन्च कॉस्ट है, यानी जैसे 1 किलो अगर कोई चीज़ है आपके पास, उसको अगर आपको स्पेस में खला में भेजना है तो वो तकरीबन $500,000 की होती थी। वो $500,000 से जाकर वो $100,000 हो गई, यानी 50 लाख रुपए। एक तो वो हुआ। दूसरी तरफ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स खुद श्रिंक होने लगी। तो अब जो हमारा सैटेलाइट है वो मेरा ख्याल एक इतना सा है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो जैसे इस स्टूडियो में अगर स्टूडियो को आप इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरा भर दें तो उतनी इलेक्ट्रॉनिक्स पुरानी जो थी वो इतनी छोटी में आ जाती है। अब आप जैसे फ़ोन है आपके पास, इस फ़ोन की जो कंप्यूटिंग पावर है वो उतनी है जितने कि 1980 में पूरे हैदराबाद के कंप्यूटर्स अगर आप मिला दें तो होती थी, इतनी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ये हुआ कि छोटी सी जगह में आप बहुत काम कर सकते थे। उस 1 किलो की चीज़ को ऊपर भेजने की भी कॉस्ट कम हो गई, इतनी हो गई कि आप एक फ्लैट खरीद लें या एक एक्सपेंसिव कार खरीद लें। तो मैं और मेरे साथी जो महेश हैं, मैंने सोचा कि यार देखो महेश,
वो महेश असल में इन्वेस्टर हैं, तो कहने लगे हम इन्वेस्ट करेंगे एरोस्पेस वगैरह में, तुम भी ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन कर ली उनकी, जैसे वेंचर फंड कहते हैं, लेकिन इस वक्त कोई कंपनी ही नहीं है जिसमें आप पैसे लगाएं। तो मैंने कहा देखो एक काम करते हैं, हम अपनी कंपनी लगाते हैं अपने पैसे से और देखते हैं। कह लगे होगा क्या? मैंने कहा देखो चाहे तो यही पैसों से हम लोग एक फ्लैट ले सकते हैं या एक कार ले लें, BMW ले लें, वही 60 लाख रुपए की होगी, लेकिन उसकी बजाय हम इस मिशन पे काम करते हैं। फिर और 5-6 लोगों को हमने लेके कंपनी बनाई, सिर्फ 7-8 लोगों की कंपनी। और असल में ज़्यादातर ये पूरे काम ऑफिस भी नहीं था, नहीं हमें पैसे इतने बचाने का ऑफिस भी नहीं था, हमने घर से बैठ के बनाए, यानी अपने सेलर में बैठ के बिल्कुल आम। और उसमें 80% 90% जो पुर्जे लगे हैं वो मैंने यही कोठी से खरीदे। कंजूसी असल में बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस भी होता है कि आपको फिर सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़, तो ऐसे करके हमने बनाया। लेकिन यह है कि क्योंकि ये नासा से लॉन्च हो रहा था, जब तक इसरो के पास परमिशन नहीं थी कि वो इंडियन प्राइवेट कंपनीज को लॉन्च करे। नासा के बड़े एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, और असल में स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो वही है, वही ट्रांजिस्टर, वही कैपेसिटर, वही रेसिस्टर, लेकिन उनकी जो टेस्टिंग होती है वो बहुत ही कमर तोड़ टेस्टिंग होती है कि उसको वाइब्रेट करते हैं, यानी जैसे XYZ 3 एक्सेस, तीनों एक्सेस पे उसको वाइब्रेट करके देखते हैं कि कुछ हिल तो नहीं रहा है, इसमें कोई ही चीज़ हिलना नहीं चाहिए। और खला का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही मुख्तलिफ है, यानी हमें उसका कोई इंट्यूटिव आइडिया ही नहीं है कि वो कितना खतरनाक है, कि प्रेशर इतना कम है तो उतने कम प्रेशर पे उसको चला के देखना चाहिए, -40 डिग्रीज पे चलाना चाहिए, फिर +60 डिग्रीज पे चलाना चाहिए। तो ये सारी टेस्टिंग वगैरह सीख गए। तो और इसमें होता यही, जो जैसे मैंने आपको सोबत की बात की, कि लोगों की बात की, तो 1-2 ट्रिप्स अमेरिका की किए, वहाँ पे लोगों से बात की कि यार कैसे करें, टेस्टिंग कैसे करें, तो वो थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल इंटरनेट पे ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कि चाहे वो नासा हो, चाहे वो CMU हो, जेट प्रोपल्शन लैब्स हो अमेरिका में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, इन सब के पेपर्स जो होते हैं, एकेडमिक पेपर्स, ये सब मौजूद हैं। खैर वो पढ़ना मुश्किल है क्योंकि मैं खुद एकेडमिशियन नहीं हूँ, तो बाज़ वक्त जैसे प्रोफेसर नजम आपके शो में थे इससे पहले, उनके घर पे शाम में पहुँच जाता था, यार ये प्रिंट आउट है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिखा क्या है, ज़रा समझा दो। तो ये है कि लोगों से मदद मांगने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। वो थे इसरो के लोगों के पास जाके बैठे, रिटायर्ड लोग हैं, इसरो के प्रोफेसर कृष्ण स्वामी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, उनके पास गए, भाई समझा दीजिए कि क्या है। अच्छा वो लोग बहुत ही, क्योंकि इसमें एक ये भी मज़ेदार चीज़ है कि जैसे नजम के पास कोई इंजीनियर नहीं आया आज तक के समझाओ कि ऑर्बिट्स कैसे चलते हैं, वो तो साइंटिस्ट हैं, वो अपने PhD के तो कहते हैं अरे तुम्हें कैसे समझाऊँ, तुमने तो एस्ट्रोनॉमी की दुम ही नहीं आती। मैंने कहा चलो शुरू तो करो कहीं से, तो समझ जाएंगे। फरहान सर, अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें और स्पेस की बात करें, उमूमन तौर पे ये बात आती है कि यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल नहीं होता है, और एक तरफ हम देखते हैं पैंडेमिक का जो ज़मीन पे हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वेंटिलेटर्स बनाए गए हैं, लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स बनाए, ये आप लोग ने किस तरह ये किया है? तो हुआ ये कि एक डॉक्टर गॉर्डन गिबी हैं, जो एनेस्थेसिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, वो भी रेडियो हैम हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात थी कुछ फोरम्स पे इंटरनेट के, तो वो असल में बना रहे थे वेंटिलेटर, लेकिन उनका मसला ये था कि वो तो एनेस्थेसिस्ट हैं, अब वो उनको इलेक्ट्रॉनिक से दिलचस्पी, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाते थे अपने पार्ट टाइम, लेकिन उनको एक ऐसी रोबस्ट चीज़ चाहिए थी जो कभी फेल ना हो, राइट। और स्पेस में भी यही होता है कि वो चीज़ फेल प्रूफ होना चाहिए, जो आप जो भी बना रहे हैं वो फेल प्रूफ, क्योंकि अगर वो बीच में से रुक गया तो पेशेंट ही मर जाएगा। अच्छा, ये पैंडेमिक का बहुत ही अर्ली फेज था, यानी जब शुरू हुआ था, मैं जब की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक हम कोविड के बारे में समझ में भी नहीं आता था कि क्या चीज़ है ये। हम समझते थे कि ये लंग इन्फेक्शन है, फिर बाद में पता चला कि इसमें वो पूरा स्टॉर्म आता है और ये खुद बॉडी अपने आप को रिएक्ट करके चीज़ सीरियस हो जाती है वगैरह। तो उस वक्त ज़रूरत पड़ रही थी वेंटिलेटर्स की, बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने उसके मैकेनिकल सिस्टम बना दिए थे, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर और उसके जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो चिप है जो चलाता था वो उनके पास नहीं था मौजूद। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो सैटेलाइट जो चलाता है चिप, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कभी फेल नहीं होती। जैसे कि बीच में एक ग्लिच आ गया, तो ग्लिच के बाद में उसको वहीं से
कंटिन्यू करना पड़ता है जहाँ से छूट गया था, यानी कि समझिए वो सांस भर रहा था वो, फिर वो सांस लेना वहीं से शुरू कर रहा ना, अगर उससे सांस वो भर रहा था आपके फेफड़ों में और अगर आप सांस वापस भरना शुरू कर देंगे तो फेफड़े फट जाएंगे, क्योंकि पहले से ही आपकी तबीयत खराब है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सेफ्टी उसके जो थे वो होना ज़रूरी था। और उसमें यह है कि स्पेस में यह है कि आपको फेल प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि आपके पैसे चले जाएंगे अगर ऊपर जाए, दूसरे इसमें बहुत से लोग ये समझ में नहीं आता लोगों के, जो रॉकेट है जो बनता है वो आपके दिवाली के रॉकेट जैसा ही होता है कि एक बार आपने उसको ऑन कर दिया तो जल के रहेगा पूरा, ठीक है। तो प्लेन की तरह से उसको मोड़ नहीं सकते आप रॉकेट को, जिस डायरेक्शन में जाता है वो उसी सिमत में जाता है और उसमें आप जितना फ्यूल भरते हैं वो उतनी ऊपर तक जाता है। अगर आपने जो आपका सैटेलाइट बनाया वो थोड़ा सा भी ढीला है या नहीं चला सही से और या हिलने लगा तो पूरा रॉकेट हिल जाता है और वो रॉकेट हिल के वो वापस किसी शहर के ऊपर भी गिर सकता है। तो आपके एक लूज स्क्रू की वजह से आप पूरे एक शहर को तबाह कर सकते हैं। ये असल में बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब हम स्पेस का काम करते हैं तो हमें बहुत ही मोहतात रहना पड़ता है कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। तो वो असल में दिमाग में आ जाता है। आपके साथ जो समय बताया कि जो चिप है उसका सिस्टम है वो फेल प्रूफ था, तो वो हमने असल में फरहान सर, अगर हम स्टार्टअप्स सैटेलाइट्स की बात करें जी, हम जी। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैदराबाद में जो है आईटी सेक्टर्स के लिए बहुत मशहूर है। अगर आप मेडिसिन की लाइन से भी देखें तब भी जो है कुछ एक हद तक हैदराबाद ने अचीव किया। स्पेस टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से अगर ये स्टार्टअप को हम लिख करके देखें हैदराबाद के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसके बारे में थोड़ी बात बताइए। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि स्पेस सेक्टर के बारे में हिंदुस्तान में लॉज बिल्कुल एम्बिग्यूअस हैं कि हमें पता नहीं है कि क्या लॉ है क्या होगी। तो इस वजह से बहुत से स्टार्टअप्स आ नहीं रहे हैं। जैसे हैदराबाद में एक और कंपनी है जो पूरे रॉकेट्स बना रही है स्काई रूट के नाम से, उनको भी आपको कभी बुलाना चाहिए अपने शो में, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी। लेकिन एरोस्पेस जो सेक्टर है, इस सेक्टर में बहुत गुंजाइश है। देखिए होता ये है कि एरोस्पेस में अब सबके सब स्टूडेंट देखते हो ड्रोन बना देंगे। ड्रोन में ये है कि आपने 4 मोटर्स लगा दी, उस पर प्रोपेलर्स लगा दिए, वो आप किसी भी तरह से उसको बांधिए वो उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्यों उड़ रहा है, उसमें जो सॉफ्टवेयर उसको उड़ाता है वो क्या सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये चीज़ें असल में तो पहले तो आपको साइंस उसका पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी और को हायर कर लें जो कर ले। इस सारे सेक्टर में ये ज़रूरी है कि आप इसके साइंस को समझें, और साइंस को समझने के लिए आपको थोड़ी सी मैथ्स की ज़रूरत है। मैथ्स से ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत है। और अब आजकल हो ये गया है कि हम क्योंकि इंटरनेट में 10 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो देख नहीं पाते, 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं देख पाते। हम चाहते हैं कि 2 सेकंड में आपको चीज़ समझ में आ जाए। बात चीज़ें होती हैं जो 2 सेकंड में समझ में नहीं आएंगी आपको खामोशी से प्रिंट आउट लेके पेंसिल के साथ बैठकर आपको ये इक्वेशंस करने पड़ेंगे, वर्कआउट। और इसकी मैथ्स सिंपल है, बाय द वे। इसकी मैथ्स 7वें दर्जे की मैथ्स है, यानी बहुत कम जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री के शायद साइन या कॉस को इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना इंटरमीडिएट तो दूर की बात, 10th तो दूर की बात, मैं बता रहा हूँ 8th क्लास मैथ्स फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स आपको समझना है। सैटेलाइट कैसे चलता है, सैटेलाइट ना जनरल रिलेटिविटी पे चलता है ना कुछ केपलर्स लॉ पे चलता है जो न्यूटन से भी पुरानी है, नहीं 600 साल पुरानी, 500 साल पुरानी लॉज पे है। तो कुछ फंडामेंटल मैथ्स है, लेकिन वो मैथ्स आप इतनी, जैसे मैथ्स को हम रियाजी कहते हैं ना, आपको प्रैक्टिस करना है, इसका रियाज करना है कि इतनी करें कि वो आप इंट्यूटिव हो जाए। तो असल में यही प्रॉब्लम है हमारे पास स्टार्टअप्स का कि मेहनत नहीं करते। और एरोस्पेस सेक्टर जो है इसमें मेहनत की ज़रूरत है, उसमें साइंस की ज़रूरत है। एक दूसरा, हाथ से काम करने की ज़रूरत है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त वायरलेस वो जो मॉड्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो 100 रुपये में मिलते हैं आपको, 2, ठीक है। आपने 2 ले लिए। आर्डुइनो मिलता है चिप उसको कंट्रोल करने के लिए, वो आपके पास और एक 150-200 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। मोटर्स आपको 70-70 रुपये में मिलती हैं, ठीक है। तो आप अगर एक एरो मॉडल बनाते हैं इस वक्त पेपर का या फोम का, वो पूरा मिला के आपको 1000 रुपये में बन जाता है, ठीक है, सिर्फ 1000 रुपये में। जब मैं छोटा था उस वक्त यही चीज 20,000 रुपये में मिलती थी, उस वक्त के 20,000 में। तो आजकल जो फैसिलिटीज मौजूद हैं, जो इतनी लो कॉस्ट पे चीजें मौजूद हैं, और नॉलेज पूरी इंटरनेट पे है। और इंटरनेट पे ना सिर्फ अंग्रेजी में है, उर्दू हिंदी में भी है। मैं भी बहुत यूट्यूब देखता हूं, लेकिन मैं सिर्फ जो इल्मी यूट्यूब्स हैं वो देखता हूँ। रोज रात में
आधा पौन घंटा मैं कोई ना कोई एक लेक्चर पूरा बैठ के सुनता हूँ, चाहे वो लेक्चर तारीख का हो, चाहे वो साइंस का हो। साइंस के 2-3 चैनल्स हैं जो मैं हमेशा देखता हूँ। तो ये असल में हमें स्टैमिना डेवलप करना पड़ता है। जैसे मैराथनर होता है ना कि वो 4 किलोमीटर भागता है, फिर 25 भागता है, फिर 50 भागता है, ऐसी कि आप कोई चीज़ को जब पढ़ने बैठें तो 1 घंटे की बजाय आप 4 घंटे तक भी लग के कोई चीज़ पढ़ सकते हैं। ये असल में की चीज़ है किसी भी स्टार्टअप में कि आपको नॉलेज जो है, साइंस जो उसके पीछे है, वो एक्वायर करना ज़रूरी है। फरहान सर, एक तरफ आपने कहा कि जो मटेरियल है वो लो कॉस्ट हो चुका है, आसानी से एक्सेसिबल है, आप कोठी से जाके ले सकते हैं हैदराबाद में। एक तरफ जो मटेरियल है, एक तरफ वो मटेरियल को इस्तेमाल करने की नॉलेज है, वो तो आपको इंटरनेट से फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, आपको सिर्फ वक्त लगाना है। अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल्स में खास तौर पे, उनके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर उनका करियर उनको बनाना है तो आपके पास उनके लिए क्या एडवाइस होगी? देखिए, हाँ, इसके लिए ये है कि आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के असल में बी इन स्पेस तो नहीं है इस वक्त, राइट। एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, IIST, एक है साउथ इंडिया में, विच इज़ अ गुड प्लेस, लेकिन उसमें 50-60 का इंटेक होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये फील्ड इतना बड़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की ज़रूरत है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है, हर तरह की होते हैं। बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत है कि ह्यूमन बींग्स जब ऊपर जाते हैं तो फिर उनका क्या होता है वगैरह वगैरह। तो मैथमेटिशियंस की ज़रूरत है, इन सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो भी फील्ड है उससे एक राह मिलेगी आपको स्पेस की तरफ जाने की, चाहे आप कुछ भी हों, ठीक है। और तो आपका जो भी फील्ड है उसी में आप लग के काम कीजिए। लेकिन मैं फिर से इस बात पे स्ट्रेस करूंगा कि आपको एक मैथमेटिकल इंट्यूशन डेवलप करना ज़रूरी है, ठीक है। कि जैसे रेशियोज और प्रोपोर्शंस हैं, इधर 50 किलो, इधर 5 किलो, यहाँ 500 हो गया तो यहाँ 50 हुआ, ये इस तरह का जो चीज़ें हैं वो डेवलप। और दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने हाथ से काम करना ज़रूरी है, ठीक है। आप उस वक्त तक स्पेस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर सकते जिस वक्त तक आपने खुद अपना एक पेपर का शक्कर लेकर रॉकेट बना के छोड़ा ना हो, जो शायद 5 मीटर गया हो, 10 मीटर ऊपर गया हो, लेकिन जब तक आपने वो नहीं किया वो आपको समझ में नहीं आया। जैसे कि आपको अगर प्लेन बनाने का शौक है, जब तक आपने कोई पतंग नहीं उड़ाई आपको समझ में नहीं आता कि हवा है क्या चीज़। जैसे आप ठोंगे मारते हैं, उसको खींचते हैं, ढील मार, ये तो ये जो इंट्यूशन है ये उसी से डेवलप होता है कि आपको जो एक्सपीरियंस है, आपको जो तजुर्बा है वो होता है। तो हाथ से काम कीजिए, एरो मॉडल्स बनाइए, ड्रोन्स बनाइए, उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। लेकिन तो मेरा ख्याल है अपने हाथों से काम करना बहुत ज़रूरी है। फरहान सर, आपकी गाइडेंस के लिए और आपके वक्त के लिए हम आपके बेहद मशकूर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। नाज़रीन, अशरफ फरहान सर से गुफ्तगू करते हुए आज बहुत सारी बातें सामने आई हैं। पहली बात हमने ये देखा कि साइंटिफिक माइंडसेट किसे कहते हैं और इसका जो सिमिलैरिटी है, इसका जो कॉन्ट्रडिक्शन है इस्लामिक फेथ से, उस पर हमने बात की। हमने ये भी देखा कि इंक्यूबेटर का क्या रोल रहता है क्रिएटिव आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हुआ है, जो अशरफ फरहान सर की टीम के साथ इन्होंने वेंटिलेटर्स क्रिएट करने में, वेंटिलेटर्स को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो इस्तेमाल किया गया है पैंडेमिक में, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल हुआ है उस पर बात की गई है। आपने एक बहुत यूनिक बात कही कि स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लो कॉस्ट पर है और बहुत एक्सेसिबल है। जो बच्चा अगर इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, इसके अंदर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे बहुत आसानी से यहीं पर हैदराबाद में कोठी या कोई और भी इलाकों में इसके मटेरियल आपको अवेलेबल है। फिर जो नॉलेज है वो आपको इंटरनेट से भी मिल सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।